आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि रंजन एक 14 साल का लड़का है जो स्कूल में पढ़ते पढ़ते अपनी रजनी टीचर के प्यार में पड़ चुका है, जबकि अंजलि नाम की एक लड़की उसे दिलो जान से चाहती है। रंजन इस बात से अनजान अपनी ही दुनिया में रहकर कसमकस में जी रहा है। रंजन का दोस्त सुमित उसे रजनी को लेकर कई बार समझा चुका है कि ये एक अटैचमेंट है, पर रंजन का भूत उतरता ही नहीं। इसी दौरान अंजलि रंजन के और नज़दीक आने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो किस्मत से सफल भी हो रही है। पर एक शाम रंजन जब नींद में था तो उसे उसकी माँ की चीख कर बोलने की आवाज़ सुनाई दी। माँ की चीखने की आवाज़ आने से रंजन की नींद टूटी थी और अभी भी रंजन ठीक से जाग भी नहीं पाया था कि तब तक एक भड़ाक से पास के कमरे के दरवाजे से बंद होने की आवाज़ आई और शोर शांत हो गया। अब हिम्मत कर रंजन अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा एक 8-9 साल की बच्ची डाइनिंग टेबल के पास ही खड़ी रो रही है और अशोक रंजन के पास वाले कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए कह रहा है, सुमन दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन ले, एक बार दरवाज़ा तो खोल। अब रंजन हिम्मत करके अशोक के पास पहुंचकर बोला, पापा माँ को क्या हुआ, ये दरवाज़ा क्यों बंद है? अशोक को जैसे रंजन में कोई आशा की किरण दिखी तो रंजन का हाथ थाम कर बोला, बेटा बस तेरी माँ किसी बात से मुझसे नाराज़ है, मैं उसे मना रहा हूँ और वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। अब रंजन ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, माँ मैं रंजन हूँ, दरवाज़ा खोलो। पापा अपनी गलती की माफ़ी मांग तो रहे हैं। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो अशोक और रंजन दोनों का दिल धक से रह जाता है, क्योंकि आज तक रंजन की एक आवाज़ पर सुमन कहीं भी हो, कोई काम कर रही हो, सब छोड़कर आ जाती थी। पर आज कुछ अलग बात थी। रंजन फिर कोशिश करता है, माँ पापा से ना सही मुझे तो बात करो, बस एक बार दरवाज़ा खोल दो, मुझे डर लग रहा है। फिर भी कमरे में कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो अब रंजन की हिम्मत टूट गई और आंसू का गुब्बार फूट आया। वो आवाज़ देना चाहता था पर उसके रूंधे गले से आवाज़ बाहर ही नहीं आती, बस सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। रंजन वहीं दरवाजे के सहारे फर्श पर बैठता चला जा रहा था, जिस पर अशोक के भी आंसू आंखों में उतर गए, जिससे समझा जा सकता था कि अशोक भी रंजन से कोई कम प्यार नहीं करता था। अब रंजन की हालत देखकर अशोक अपना आपा खो बैठा और गुस्से में बोला, सुमन ठीक है, अगर तुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है तो मैं अकेला अपना प्रायश्चित करने जा रहा हूँ, पर इस रंजन ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसे संभाल ले, बस आखिरी बार अपना चेहरा दिखा दे, फिर अपनी मनहूस सूरत में कभी नहीं दिखाऊंगा। फिर दरवाज़ा खुलता है और सुमन रंजन को वहीं फर्श पर बैठते हुए कसकर सीने से चिपकाकर खुद भी रोने लगती है। रंजन ने माँ का ये रूप कभी नहीं देखा था और अशोक के उसे देखने से लग रहा था कि उसने भी सुमन को इस हालत में पहली बार पाया था। सुमन ने रंजन की गहरी सिसकियों के साथ रोना देखकर खुद को थोड़ा शांत किया और रंजन का चेहरा उठाकर उसके आंसू पोंछे और उसे लेकर खड़ी हुई और बोली, रंजन तुझे अपने पापा या मम्मी में से किसी एक को चुनना हो तो तू किसे चुनेगा? रंजन अपनी माँ के सवाल से उसके चेहरे की पत्थर सी सख्ती देखता ही रह गया। वो कभी सुमन कभी अशोक के चेहरे को देखकर तय नहीं कर पा रहा था कि इस सवाल का क्या मतलब है। तभी उसकी जिज्ञासा को कम करने के लिए सुमन ने दोहराया, रंजन मुझे बस अपना जवाब दे दे, हम में से कोई तुझ पर नाराज नहीं होगा। रंजन ने दिल पर संयम बांधते हुए अपने रूंधे गले से कहा, माँ आपको, और सुमन के गले लग गया। अभी लगता है सुमन के दिल का गुबार शांत नहीं हुआ था तो सुमन बोली, सोच ले रंजन, तेरा आखिरी फैसला है। रंजन ने इस बार सुमन का हाथ पकड़कर कहा, हाँ माँ यही है। अब सुमन ने उसे दिल से लगा लिया और आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली,
तो ठीक है, चल रंजन, अपना सामान पैक कर, हमें चलना है। रंजन और अशोक दोनों ही बोल पड़े, कहाँ? सुमन ने एक बार अशोक का चेहरा गुस्से से देखा और फिर रंजन का हाथ पकड़े पकड़े रंजन को उसके कमरे में ले आई और बोली, जब तूने एक बार मुझे चुन लिया तो कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। रंजन की अब कोई सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई और वो अपना सामान एक सूटकेस में भरने लगा और इस तरह अपना सारा ज़रूरी सामान पैक कर सुमन के सामने आ गया, जो रंजन के बेड पर सिर झुकाकर बैठी थी। सुमन ने गहरी सांस ली और रंजन का सूटकेस हाथ में ले लिया। साथ ही रंजन ने अपना स्कूल बैग कंधे पर ले लिया और दोनों बाहर निकले तो अशोक सिर नीचे किए डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बैठा था और वो लड़की रोते हुए सुमन का चेहरा देख रही थी। पर बिना किसी भाव आए सुमन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाई। तभी पीछे से किसी ने सुमन की साड़ी का पल्लू खींचकर रोकना चाहा। सुमन का गुस्सा जैसे फट पड़ा और पलटकर चीखते हुए बोली, अशोक क्या है? कहते कहते जब सुमन पलटी तो आधी बात मुंह में ही रह गई, क्योंकि पीछे अशोक नहीं वो लड़की थी जो इस सुमन की दहाड़ से सहम गई थी और उसकी सांसें ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रही थी। उसकी इस हालत पर न जाने क्यों पर सुमन का गुस्सा कम हो गया और वहीं घुटनों के बल बैठकर लड़की के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, देखो बेटा, तुम अपने पापा के पास रहो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर रंजन को आश्चर्य हुआ कि वो लड़की उसकी बहन है, पर हालत ऐसे थे कि खुश भी नहीं हो सकता था। उधर लड़की ने जब सुमन की बात सुनी तो बोली, मुझे माँ ने मरते हुए कहा था कि मेरी एक और माँ भी है जो मुझे उनसे भी ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए पापा के साथ मैं आ गई। पर नानी ठीक कहती थी, मैं इतनी मनहूस हूँ, जहाँ जाऊँगी बस खुशियों में आग लगा दूँगी। इतना वो लड़की एक सांस में बोल गई, पर आगे बोलने से पहले ही उसकी सिसकियाँ इतनी बढ़ गई कि कुछ बोल नहीं सकी। ये हालत देखकर सुमन की ममता फूट पड़ी और लड़की को सीने से चिपका लिया। करीब 5 मिनट तक दोनों ऐसे ही चिपके रहे। अब कुछ हद तक सुमन और लड़की दोनों ने ही अपने आप को संभाल लिया था। तो सुमन ने कहा, तुम्हारी नानी गलत कहती थी, तुम कोई मनहूस नहीं हो, तुम तो मेरी प्यारी सी छुटकी हो। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो अब रोना बंद करो। लड़की सुमन को अब भी संकित आंखों से देख रही थी तो सुमन ने उसमें भरोसा जगाने को कहा, देखो मुझे तुम्हारा नाम तो पता नहीं है, ना ही जानना है, इसलिए मैंने जो अपनी बेटे के लिए नाम सोचा था उसी नाम को तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर नई माँ तुम्हें नया नाम दे दे तो? लड़की इतना सुनकर जैसे सुमन के चेहरे में अपनी माँ का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी और गर्दन हिलाकर ना कह रही थी। इतनी मासूमियत ने सुमन का दिल जीत लिया और सुमन ने कहा, आज से तुम मेरी झिलमिल हो। बोलो हो ना? झिलमिल नाम मिलने से ज़्यादा उसे माँ मिलने की ज़्यादा खुशी थी। उसने उछलकर सुमन के गले में दोनों बाहें डाल दी और सुमन के गाल पर एक पुचकार कर लिया, जिसे देखकर एक बार सुमन ने झिलमिल को चौंकती निगाहों से देखा, फिर मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। सुमन की मुस्कुराहट देखकर अशोक में फिर माफ़ी मांगने की हिम्मत बढ़ गई और सुमन अभी वैसे ही झिलमिल के गालों पर हाथ फेर रही थी कि तभी अशोक बोला, सुमन मैं बहुत पहले ही ये बात तुम्हें बताना चाहता था। पर इतना सुनते ही सुमन की आई मुस्कुराहट चली गई। साथ ही फिर वही पत्थर जैसा सख्त चेहरा लिए झिलमिल से बोली, झिलमिल तुम भी रंजन की तरह बताओ कि तुम्हें मम्मी चाहिए या पापा? रंजन और झिलमिल जो पहली बार मुस्कुराकर एक दूसरे को देख रहे थे चौंक गए और झिलमिल से कोई जवाब देते नहीं बन रहा था, क्योंकि अभी अभी झिलमिल का परिवार पूरा हुआ था। वो कैसे इस सपने को तोड़ दे? झिलमिल सिर नीचे करके खड़ी हुई थी तो सुमन उठते हुए बोली, ठीक है झिलमिल, फिर तुम पापा के साथ रहो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये कहकर सुमन ने दरवाज़ा खोला और घर के बाहर आकर रास्ते पर बढ़ गई। तभी झिलमिल पीछे से दौड़ती हुई आई और सुमन को पीछे से पकड़ लिया और बोली, मैं डर गई थी माँ, मुझे लगा था कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ रह पाऊंगी, पर क्या अब आप पापा को माफ़ नहीं कर सकती? सुमन ने झुककर झिलमिल के आंसू पोंछे और बोली, देखो झिलमिल, विश्वास तोड़ने की कोई माफ़ी नहीं होती, पर उसकी सज़ा विश्वास करने वाले और विश्वास तोड़ने वाले को भुगतनी होती है। और तुम क्यों चिंता करती हो, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। झिलमिल ने सुमन का हाथ थामते हुए कहा, माँ मुझे आपके इस फैसले पर
कुछ नहीं कहना, पर मुझे अभी अभी तो मेरी माँ वापस मिली है, मैं आपके साथ ही रहूँगी, चलो चलते हैं। अशोक पीछे खड़ा ये सब देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाया और सुमन ने अपना जी कड़ा करके झिलमिल का एक हाथ खुद और एक रंजन को पकड़ने का इशारा किया और बिना अशोक की तरफ पलटे आगे बढ़ने लगी और एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया और तीनों उसमें बैठ गए। तभी रंजन ने पीछे पलटकर अशोक को देखा तो अभी भी अशोक बदहवास सा रोते हुए गाड़ी की तरफ देख रहा था। अब रंजन को पहली बार उसके पापा के बिछड़ने का दुख सता रहा था, पर वो बेबस था क्योंकि जो उसने अब तक समझा उसमें माँ की गलती कहीं भी दिख नहीं रही थी। इतने में गाड़ी चल दी और एक 2 मंजिल घर के आगे रुकी। सुमन ने दोनों बच्चों और सामान को उतारा और टैक्सी वाले को पैसे दिए। टैक्सी चली गई। अब सुमन ने रंजन को वहीं छोड़कर घर का दरवाज़ा खटखटाया। रात के 10 बज रहे थे, इसलिए गली में सन्नाटा था। तभी दरवाज़ा खुला, जिसमें से एक 40-45 साल की महिला बाहर आई और बोली, अरे सुमन, इतनी रात गए? इतना पूछते ही रंजन और झिलमिल पर निगाह गई तो महिला बोली, आओ बच्चों, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, आओ घर में आओ। तीनों उनके पीछे पीछे घर में आ गए। घर कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर वहाँ 2 कमरे, सामने की तरफ किचन और दरवाजे के साथ बाथरूम था। मौसी की आवाज़ आई, सुमन तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ। सुमन ने कहा, अरे क्यों परेशान हो रही हो दीदी, बैठो ना। मौसी ने जाते जाते कहा, अगर मैं तेरे घर आती तो लगता है प्यासे ही रहना पड़ता। हंसते हंसते उन्होंने हम तीनों को पानी का गिलास थमाया और वहीं सोफे पर रंजन के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फिराने लगी और रंजन से पूछने लगी, क्यों रंजन, मुझे पहचानते हो? रंजन ना ही कहने जा रहा था कि मौसी खुद ही बोली, रंजन, मैं तुम्हारी माँ के साथ उसके कॉलेज में पढ़ाती हूँ। फिर वो रंजन के पास बैठी, झिलमिल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, और छुटकी, तुम्हारा क्या नाम है? झिलमिल अभी पानी पी रही थी, वो कुछ बोल नहीं पाई तो रंजन बोला, ये मेरी बहन झिलमिल है। इतना सुनते ही शारदा ने सुमन को प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो सुमन ने उसका हाथ पकड़ा और थोड़ी दूर ले गई, पर अब भी आवाज़ रंजन के पास तक आ रही थी। अब रंजन और झिलमिल दोनों ही शारदा और सुमन की तरफ देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे। सुमन ने कहना शुरू किया, दीदी, अशोक ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ये लड़की अशोक की ही है जिसे वो आज घर ले आया, क्योंकि इसकी माँ कैंसर से कुछ हफ्ते पहले मर गई और इसे इसकी नानी ने भी साथ ले जाने से मना कर दिया। मैं रंजन को लेकर घर छोड़ रही थी, तभी ये लड़की मुझे बोली, इसकी माँ ने इसे मेरे बारे में बताया था। मुझे भी इस पर तरस आ गया और इसको भी अपने साथ ले आई। शारदा ने कहा, यह अशोक ने क्या किया? मुझे उससे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी, पर सच कहती हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है। तुमने जो सौतन की बेटी को अपना लिया, इतना तो मैं भी नहीं कर पाती। तुझे मेरी उम्र लग जाए। इतना कहकर मौसी ने सुमन को गले से लगा लिया। फिर सुमन अपनी बात आगे बढ़ाई, दीदी, अब जब तक कोई रहने का इंतजाम नहीं हो जाता, क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? शारदा ने एक हल्की सी चपत सुमन को लगाकर हंसते हुए कहा, मुझे गैर करना चाहती है जो घर में रहने को पूछ रही हैं, और कोई घर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे मेरे पास आ गए, इतना मेरे लिए बहुत है। ऐसे भी मुझे अकेले को ये घर काटने को दौड़ता था। चल अच्छा है, तू बैठ। बच्चे सोचते होंगे कैसी मौसी है जो हमें भूखा मार रही है। सुमन ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, नहीं दीदी, मैं खाना बनाती हूँ, आप बच्चों के पास बैठिए। सुमन के कहने के तरीके ने उसकी बहन को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। सुमन की बहन ने साथ चलते हुए कहा, ठीक है, चल तुझको किचन दिखा देती हूँ। सुमन ने खाना बनाया और मेज पर लगा दिया। फिर मौसी ने कहा, आज मैं अपने हाथ से रंजन को खिलाऊंगी। रंजन खाएगा ना मेरे हाथ से? रंजन बोला, जी मौसी। तभी झिलमिल से रुका ना गया तो वो बोली, और मुझे? इतना कहकर मासूमियत से झिलमिल ने एक बार मौसी और सुमन को देखा। फिर जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, अपना सिर झुका लिया। हालत देखते हुए सुमन ने कहा, झिलमिल, तुम्हें आज मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, आओ मेरे पास आ जाओ। झिलमिल का चेहरा खिल गया और फुदकते हुए सुमन की गोद में बैठ गई। रंजन ने खाना खाते हुए मौसी से पूछा, मौसी, घर में कोई और नहीं दिख रहा? फिर मौसी ने कहा, जब से तुम्हारे मौसा जी गुजरे हैं तब से मैं अकेली ही रहती हूँ इस घर में, पर पिछले महीने से एक किराएदार छत के कमरे में रहती है।
कल उससे भी मिलवा दूंगी। इस तरह बातों बातों में ही खाना खत्म हुआ और झिलमिल और रंजन एक कमरे में और मौसी सुमन दूसरे कमरे में सो गए। सुबह 6 बजे सुमन ने रंजन को उठाया और रंजन फ्रेश होकर बाहर निकला तो कोई ऐसा दिखा कि उसके पैर वहीं जम गए। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।